अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड और इसका चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये है आपके पास चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे हम। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज 1.1 ये रही और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, नीचे जो इक्वेशंस दी गई हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है और फिर इनको हमने जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पेज नंबर 2 पे आ जाएं। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आपके पास स्टार्ट में डेफिनेशंस दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर उसके बाद आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें से जो मेन बात आपने यहाँ से नोट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास सबसे पहले इक्वेशन क्या है, इक्वेशन। ठीक है, कोई भी आपके पास अगर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक इक्वेशन है, उसमें इक्वल साइन मौजूद होगा। अगर साइन ऑफ इक्वालिटी मौजूद है तो वो एक जो है इक्वेशन है। जैसे आपके पास यहाँ पर x² - 7x + 6 = 0, तो इक्वालिटी मौजूद है ना, इक्वल साइन मौजूद है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से हो गया इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले आप देखें लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक के बाद आप देख लें पोलिनोमियल। इनको बस थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। जो मेन टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस वो वाली इक्वेशन होती है जिनमें जो वेरिएबल होता है ना x, y, z, a, b, c, उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तो वो इक्वेशन कहलाएगी लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में अगर जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सी होती है, 2 से ग्रेटर अगर पावर है, वेरिएबल की पावर 2 से ग्रेटर है तो वो आपके पास इक्वेशन पोलिनोमियल होगी। ठीक है, हम कैसे पहचानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, पावर क्या होगी वेरिएबल की, 2 होगी। अब यहाँ पर देख लें, आपको एक इक्वेशन ये दी हुई है तो इसमें वेरिएबल्स चेक करें कौन कौन से हैं। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। ठीक है, अब x की हाईएस्ट पावर देखें, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखें क्या है, ओवरऑल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी देखें एक्सरसाइज में, तो आपको कहा गया है कि नीचे आपको सारी जो इक्वेशंस दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है। इसका मतलब इन सब में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आपके पास ये x² हो जाएगा और जब पावर 2 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए कहा गया है कि नीचे सारी जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, अब आगे देखें। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अब यहाँ पे ये देखना है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ये लाइन एक ये भी लिखी हुई है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसका मतलब यह है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो तो वो इक्वेशन कौन सी डिग्री की होगी, वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी। और वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, अगर पावर 2 है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो वो इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आपको क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म दी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास ax² + bx + c = 0। ये एक आपके पास सिंपल फॉर्म है या जनरल फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें a, b और c ये कोई रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये वाला पॉइंट इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आप देखें यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं कि a आपके पास इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। यानी कि आपसे ये कहा है, यहाँ देखें, अगर आपके पास एक इक्वेशन है
जो यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दी हुई ए एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आपने इसमें क्या देखना है, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को क्या कहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें ए बी और सी ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ये कोई भी आपके पास रियल नंबर होंगे, ठीक है। और आपसे एक लाइन यहाँ पर बुक में लिखी गई है कि देखें ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, अगर a इक्वल के 0 हो जाएगा ना, a इक्वल्स टू 0 यानी ये a 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। कैसे, अब आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के। इफ आप यहाँ पे लिखें कि अगर a 0 के इक्वल हो गया है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूं कि अगर हो गया है तो a की जगह आप क्या लिख देंगे, 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है या वेरिएबल से, तो क्या आंसर आएगा, 0। इसका मतलब ये खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपके पास पीछे क्या रहा, सिर्फ आपके पास रह गया बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब देखें जरा इसको, इसमें x की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 तो नहीं है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ गई है, 1 आ गई है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन हो गई है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, लीनियर इक्वेशन कब होगी, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, यहाँ पर 1 हो गई है, तो इस वजह से ये लीनियर हो गई है। तो आपका तो ये पूरा चैप्टर किस पे बेस कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो इसमें याद रखिएगा कि a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपकी बुक में ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहां पे a b c जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ये आपके पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो है आप देखें, a जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। आपको पता ही होगा यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता वो देख लें। 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल है 0 के। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों कहा है मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल्स है ना, a b c से लेकर z तक, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल्स के साथ लगे होते हैं ना, लिखे होते हैं वेरिएबल्स के साथ, जैसे x एक वेरिएबल और उसके साथ क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ पर x एक वेरिएबल है उसके साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये होते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट आपके पास 7 और 2, ठीक है, ये कोएफिशिएंट है। और जो आपके पास कांस्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट भी होता है एक नंबर, वो क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट है। क्या 3 के साथ कोई वेरिएबल है, नहीं, तो 3 आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपके पास वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि a जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो आप देखें a एक्स स्क्वायर का क्या है, कोएफिशिएंट है, और x का कोएफिशिएंट क्या है, b है। तो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो c है वो क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपको ये इक्वेशन दी है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों एग्जाम्पल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फौरन आप इस डेफिनेशन को देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इस वजह से इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे ये इसलिए इस तरह से कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ देखें
हाईएस्ट पावर 2 है और 7x आपके पास यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 7 है और 6 है और ये इक्वल टू 0 है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये देखें इस फॉर्म को फुलफिल कर रही है, 0 के इक्वल है सारा, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म तो बन रही है। लेकिन यहाँ पर 0 के इक्वल आपने नहीं किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कांस्टेंट टर्म और 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और इसको उससे अगर आप कंपेयर करवाएं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही। अगर b इज इक्वल टू 0, देखें अगर एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो जाता है, b, ठीक है, b 0 हो जाए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन आप एमसीक्यूज के लिए याद कर लें, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जो है आपके पास एक इक्वेशन है, यही वाली इक्वेशन सपोज कर लें कि 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल है 0 के। देखो ये तो आपको पता है कि a कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है, पहला आपने ये याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो है आपके पास जो b है, ये आपके पास ax स्क्वायर है प्लस ये bx है प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये c है, ये bx है और ये कह रहे हैं b कभी भी 0 अगर आपके पास हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी ये b 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के, इफ b इज इक्वल टू 0। पहले हमने देखा था a इक्वल्स टू 0 होगा, अगर a इक्वल टू आपके पास 0 हो जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर b 0 हो जाता है, ठीक है, अगर b 0 हो जाता है, b 0 करके देखें तो ये देखें ये 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, 0 ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0। b 0 किया है तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाली लाइन उन्होंने कहा है कि अगर b 0 हो जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि देखिए अगर इसमें मैं ये 2 को 0 कर दूं तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, x वाली टर्म खत्म हो गई, सिर्फ आपके पास रह गया 7x स्क्वायर प्लस 3, 7x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही रह गया। तो ये आपके पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखना होता है, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए, तो वो तो फुलफिल कर रही है इसको, तो हाईएस्ट पावर 2 है और ये आपके पास यहाँ पर x का कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं, ना ही कोई और वेरिएबल मौजूद है, तो आपके पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने याद रखना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a को 0 कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, और अगर b को 0 कर दें तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और ये a और b क्या है, a और b आपके पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें रियल नंबर्स हैं, a b और c, ये कोई भी रियल नंबर्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो है हम इसका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उससे पहले ये जो रिमेंबर डेट में लिखा हुआ है इसको आप देख लें कि इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाता है इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं a को 0 कर दूं देन इट रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन, तो वो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस c। देखिए हमने सॉल्व किया ना, यहाँ पर अगर a 0 किया, 0 रखा तो bx प्लस c बन गया, और मैंने क्या बताया कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने का, और आपकी बुक के एमसीक्यूज जो है यहाँ तक के आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे कोई एमसीक्यूज आया तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आपको अच्छे से पता है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। आपने इनको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अब आपको ये भी पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हमने अभी पीछे पढ़ा तो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने इन इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है, इन सारी इक्वेशंस को एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में, कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म बन जाए, एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर आपने यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पे उसको
पॉइंट आउट कर देना, लिख देना है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ओके, आपके पास ये है क्वेश्चन कि आपने जो है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपने लिख लिया, उसके बाद आप एक बार सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को नीचे वापस राइट कर लें। आपके पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, आपने इसको लाना है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आप यहाँ पर साइड पे लिख लें कि आपको इसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लेके आना है। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो आपने वहां पे क्वेश्चन को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते जाएं, जहां पे ये वाली फॉर्म आ जाए वहां क्वेश्चन स्टॉप कर दें। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ब्रैकेट्स हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कोई भी, इट्स मीन के आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और मल्टीप्लीकेशन आपने इनकी कैसे करनी है, एक बार वापस इसको लिख लें। x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल है -7 के। मल्टीप्लीकेशन देखें, जो फर्स्ट ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट से किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, पहले ये जो x है ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा और फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, उसके बाद ये जो 7 है 7x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 7 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करनी है। आप यहाँ लिखें किस तरह से होगी मल्टीप्लीकेशन, x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप लिखें x किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 से। पहले x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, फिर बीच में कौन सा साइन, प्लस, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से और इक्वल्स टू -7 आ जाएगा। क्लियर, अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, x जार आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर x² x 3 जार -3x प्लस 7x जार 7x और 7 3 जार 21 और प्लस माइनस -21 इक्वल्स टू -7। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो है आपके पास ये होगा x² -3x प्लस 7x -21 इक्वल है -7 के। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बनाते हैं तो आपको जो है इस ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म चाहिए। एक कांस्टेंट टर्म चाहिए, एक x वाली टर्म चाहिए और एक x² वाली टर्म चाहिए। इतनी सारी टर्म्स आपको नहीं चाहिए होती, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x² वाली टर्म मौजूद है, इसको तो आप ऐसे ही लिख दें x²। अब जो ये x वाली टर्म है इनको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपके पास 7 माइनस 3 जो है ये आपके पास आएगा 4 और प्लस का 4 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ आपके पास प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस 4x और -21 एज इट इज लिखा। ये जो -7 है ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, +7 और इक्वल्स टू आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर, जो यहाँ से कांस्टेंट टर्म थी इसको आपने उस तरफ भेज दिया, तो ये वहां आकर आपके पास क्या हो गया, प्लस का 7 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x² प्लस, देखिए इनके साथ इसके साथ तो किसी के साथ x नहीं है 21 और 7 के साथ, तो इस टर्म को ऐसे ही लिख दें 4x। लेकिन ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो -21 प्लस 7 तो माइनस का 14 आएगा। माइनस का 14 क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, और -14 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसके बाद इसको क्या सॉल्व करना, आप जरा मैच करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको, x² तो x²। ठीक है, अब a यहाँ पे क्या है, a कैसे ढूंढेंगे, तो a यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, आप ना लिखें। ठीक है, 1 तो नहीं लिखते, तो ax² प्लस bx, b प्लस और b आपके पास क्या है 4 है और x प्लस bx फिर प्लस c। यहाँ पे प्लस माइनस का इश्यू नहीं होता। ठीक है, आपने बस फॉर्म ये वाली बनानी है, तो आपके पास -c। ठीक है, -c कोई कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, तो 14 एक कांस्टेंट टर्म है और ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास ये क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है।